ट्रंप ने मदुरो को यूएस के कोर्ट में खड़ा करा और मदुरो ने बोला कि मैं गिल्टी नहीं हूं। लेकिन ट्रंप का एक्चुअली गेम प्लान सिर्फ ये नहीं था। जैसे ही ट्रंप कब्जा करता है वेनेजुएला के ऊपर, अनऑफिशियली ऑयल के प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूएस कहता है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे वेनेजुएला से 2 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल, और ये जो डील होगी इससे मेजर इंपैक्ट चाइना और रशिया को होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इंडियन मार्केट के लिए आ रही है एक बड़ी खुशखबरी, और इंडियन मार्केट यहां से अगले 10 साल में हो सकता है बहुत अलग तरीके से शेप करे। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अगले 10 साल के अंदर काफी बढ़िया करती हुई दिख सकती हैं। ये मेरी रिसर्च में निकल के आया। इस रिसर्च को करने के लिए मैंने 7 दिन रात एक करा, जो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करूंगा, आप खुद पढ़ सकते हो। और ये इंडस्ट्री भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर। और ये जो हमला हुआ, इस वजह से इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ध्यान से देखेंगी और इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगी। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी बनेगी अगले 5 से 10 साल के अंदर। और ये जो वॉर शुरू कर दी है यूएस ने, ये कहां जाके खत्म होगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे यूएस ने वेनेजुएला पे हमला किया था, आप देख सकते हो गोल्ड हो या फिर हो हमारा सिल्वर, दोनों ने मार दिया ऑल टाइम हाई एक बार फिर से। जैसे ये ऑल टाइम हाई मारता है, और आज की डेट के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर एज ऑफ नाउ जब बाजार चल रहा है, एक आ रहा है मेजर करेक्शन। अगर आप देखोगे जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, तो चाहे गोल्ड हो या फिर सिल्वर, ये दोनों के दोनों ऑल टाइम हाई मारते हैं। लेकिन आज की डेट में ये जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जब भी पैसा लोगों का बनता है, हर इंसान प्रॉफिट बुक करता है। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए जो बनती हुई दिखेगी, वो होगी गोल्ड के अंदर। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है, गोल्ड यहां से ऊपर ही जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जब यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एक तरीके से मान सकते हैं कब्जा ही कर दिया है, अपना पपेट वहां पे प्रेसिडेंट बैठा दिया है, तो हो सकता है अब जो चाइना है वो हमला कर देगा ताइवान के ऊपर, रशिया और तेजी से हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, और जो चाइना है उससे इंडिया को भी खतरा बढ़ता दिखेगा। अब किस मुंह से जो ट्रंप है वो ये बोलेगा कि आप हमला नहीं कर सकते एक दूसरे के देश के ऊपर, आप कब्जा नहीं कर सकते, जब वो खुद ये काम कर रहा है। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप इंडिया का ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में मजाक उड़ाता दिखता है, तो फिर चाइना से जो हमारा खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले बजट के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा एलोकेट कर दे डिफेंस सेक्टर के अंदर। जिस हिसाब से दुनिया में तबाही चल रही है, हर देश सिर्फ अपनी सोच रहा है, और इंडिया भी अब यहां से अपनी सोचता हुआ दिख सकता है। ये काफी सारी जो खबरें आ रही हैं इंडियन गवर्नमेंट की साइड से, ये साफ साफ दर्शाती हैं कि आने वाले बजट में बहुत सारा पैसा एलोकेट होता हुआ दिख सकता है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। और इसी वजह से इंडियन डिफेंस सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर के ऊपर 30 पेज की रिपोर्ट में यहां पे पब्लिश कर रहा हूं, अपने लिए एनालिसिस करी थी तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। करंटली ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है, मतलब 1.45 लाख करोड़ FY25 में ये पूरा बजट रहा डिफेंस का। 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है इस सेक्टर के अंदर। क्यों आ रही है ये आपको अभी मैंने रिसेंटली बता दिया। और अप्रोच कर रहे हैं 2026 के अंदर की 3.3 लाख करोड़ के आसपास की यहां पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये होते हुए बढ़े, और हो सकता है 150% से जो लास्ट कुछ सालों की स्पेंडिंग रही है गवर्नमेंट की, वो बढ़ती हुई दिख सकती है। ये रिपोर्ट जब मैंने बनाई तो इसके अंदर मैंने मल्टीपल सोर्सेज का सहारा लिया है, जिनके लिंक आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। काफी सारे आर्टिकल्स है, न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इन सारी जगहों से मिला करके ये जो आंकड़े निकले हैं ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर हम डिफेंस सेक्टर को डीप डाइव अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डिफेंस की जो प्रोडक्शन रही है 1.31 करोड़ के आसपास रही है FY24 के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1.54 लाख करोड़ की रही है 25 के अंदर, 1.75 लाख करोड़ रही है FY26 की। FY25-26 हमारा चल रहा है इस समय पे। जो CAGR रहा है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का, वो रहा है 12.5। इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ये बन जाती है। ग्रोथ की बात करें तो 24 में 8%, 18% से ग्रो हुआ थी हमारी इंडस्ट्री 25 में। 26 के अंदर उम्मीद है हमारे पास
आसपास की 14% से ग्रो होगी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी पहली बार किसी इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिखी है। 24 में 18% का पार्टिसिपेशन रहा था, 25% के 23% का पार्टिसिपेशन 25 में रहा था, और 26 के अंदर 28% का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखा रही है, और हमारी सरकार यही चाहती थी। अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करें इस इंडस्ट्री की, तो डिफेंस का जो हिस्टोरिकल प्रोडक्शन रहा है वो 46 रहा है 2013 से 14 के बीच में, 46,000 करोड़ के आसपास का। 2015-16 में 55, 2017-18 में 75, 2019-20 में 19, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो लाख करोड़ के अंदर सीधे सीधे हम मूव कर चुके हैं। इनिशियली जो हमारा डिफेंस बजट रहता था वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के अंदर रहता था, लेकिन लास्ट 2 साल से लगातार 10% के ऊपर पहुंच चुका है, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इस बार 18 से 20% आता हुआ दिख जाए डिफेंस की साइड। ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है जिस हिसाब से दुनिया के अंदर तहलका है, और हमें खतरा है चाइना से। तो जो डिफेंस की कंपनी है वो यहां से आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर बनते हुए दिख सकती है इंडियन मार्केट में, अगर दुनिया में इसी हिसाब से अनसर्टेनिटी रहती है। कई लोग कहते हैं कि ट्रंप का जो टेन्योर है वो तो आने वाले 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरा कहना आपको यह है कि एक बार अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो क्या वो वापस सही हो सकती है? ऐसा नहीं होता। अगर यूएस को एक चीज समझ आ गई कि जब मैं एग्रेसिव होता हूं दुनिया मेरे आगे झुकती है, और जब ट्रंप का टेन्योर खत्म होगा, नया प्रेसिडेंट बनेगा यूएस का, वो आएगा, क्या वो आपको लगता है कि कम एग्रेसिव हो सकता है? नहीं। अगर वो कम एग्रेसिव हुआ तो यूएस के लोगों को ही लगेगा कि अब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो ये एक बेंचमार्क सेट कर रहा है ट्रंप, जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले प्रेसिडेंट भी इसी के साथ चलें। पहले क्या होता था कि यूएस काफी सॉफ्ट रहता था दुनिया की साइड, लेकिन अब यूएस काफी एग्रेसिव हुआ है और यूएस को इससे फायदा हो रहा है, और लोगों को यह चीज दिख रही है। एक बार अगर लोगों की आदत खराब कर दी जाए तो क्या लगता है वो सही हो सकती है? इंडिया के अंदर अगर आज मैं बोलूं ज्यादातर लोगों को राशन देना बंद कर दो, अगर मैं ये बोलूं कि जो फ्री के पैसे बंटते हैं इंडिया के अंदर ये देना बंद कर दो, आपको क्या लगता है इंडियन सरकार एक एक दिन में गिर जाएगी? क्यों गिर जाएगी? आदत है लोगों को फ्री की चीज की। तो जब आदत खराब हो जाती है तो उसको सही करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और यही चीज जो ट्रंप है वो बेंचमार्क सेट कर रहा है यूएस इकोनॉमी के लिए। तो 3 साल के बाद हम ये प्रे करें कि जब ट्रंप चला जाए तो यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए, वो हमारे लिए अच्छा करे। या तो हम ये प्रे कर सकते हैं, या हम ये प्रे कर सकते हैं कि खुद को काबिल बनाए और खुद अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको खड़ा करे अपने पैरों पे। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर के बनाई और उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया, क्या हम ऐसी चीजें खुद अपने देश में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। तो जो डिफेंस सेक्टर है वो अगले 5 से 10 साल तक हो सकता है काफी बढ़ता हुआ दिखे। कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं? डिफेंस के कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जो मेरी रिसर्च में निकल के आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा हो गया HCL हो गया, पारस डिफेंस हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो डिफेंस के अंदर बहुत अच्छा कर रही है। BEL हो गया, ये सारी कंपनियां डिफेंस के अंदर काफी अच्छा कर रही हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये चीजें होती रहती है तो ये कंपनियां मार्केट लीडर बन सकती हैं अपने अपने सेक्टर में। इंडिया में वैसे भी डिफेंस, प्योर डिफेंस के ऊपर काफी कम कंपनीज अवेलेबल हैं। क्या मैं अगेन कह रहा हूं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं? आपको एक चीज समझनी है, ये सारी की सारी कंपनी इस समय पे काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कोई भी चीज अगर आपको अच्छा वहां पे रिजल्ट चाहिए तो कोई चीज कब खरीदनी चाहिए? मार्केट का रूल है सस्ता खरीदो, तभी वहां से अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप महंगा खरीदोगे तो अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी इंडस्ट्री की, जो मुझे पर्सनली लगता है काफी तेजी से ग्रो करेगी। मेरी रिसर्च में भी ये चीज निकल के आई, और हमारी तीसरी इंडस्ट्री है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। अगर हम बात करें करंट जो मार्केट है उसकी $532 करोड़ बिलियन के आसपास की 2025 में मार्केट है। अगर हम बात करें ये जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 2030 तक $1,264 बिलियन के आसपास की होगी। मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो 10% से। ये जो हाउसिंग कंपनीज है ये कौन सी? टियर 1, टियर 2, टियर 3 में बहुत सारी हाउसिंग कंपनी है। सो अगर आप देखोगे ये जो ग्रोथ है टियर 1 और टियर 2 में ये ऑलरेडी काफी हद तक पिकअप हो चुकी है। टियर 3 के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ये पिकअप होते हुए दिख सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो टियर 3 है वो हमारे देश का ऐसा इंजन है जो अभी तक शांत पड़ा हुआ है। देश में अगर ग्रोथ आती है तो ये इंजन शुरू होना जरूरी है। जैसे ये इंजन शुरू होगा इंडिया की जो रियल ग्रोथ है वो यहीं से आएगी। टियर 1 वाले सही
कमा रहे हैं, सही खा रहे हैं, 25, 30, 40 हज़ार की वहां पे पर कैपिटा इनकम दिखती है। टीयर 1 की बात कर रहा हूं। टीयर 2 और टीयर 3 में 6,000 से 10,000 के बीच में दिखती है। ये क्या खाएंगे और क्या घर में बचाएंगे। इसलिए टीयर 2 और टीयर 3 जैसे ही पिकअप होगा, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ये वापस से शुरू हो सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में अगर सरकार अच्छा करती है, देश अच्छा करता है, तो यहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहां पे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, हाउसिंग म्यूचुअल फंड्स, अगर आप चाहो इस इंडस्ट्री को टैप करना चाहते हो तो वो देख सकते हो। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें पर्सनली मैं खुद भी काफी बार इन्वेस्ट करता हूं, प्रॉफिट बुक करता हूं टाइम टू टाइम। पहला था होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरी है हमारी आधार हाउसिंग, तीसरी है आवास। ये सारी कंपनीज है जो कि अच्छी है। एप्टस भी इसमें आ जाती है, कैनफिन आ जाती है, बजाज आ जाती है। ये टॉप कंपनीज हैं जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काम करती है। लेकिन एक और चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफी खतरनाक कंपनी हो जाती है उस सिचुएशन में जब वो अपने एनपीए नहीं बचा पाती। आज की डेट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, चाहे मैं होम फर्स्ट की बात कर लूं, बजाज की बात कर लूं या किसी भी दूसरी फाइनेंस कंपनी की, इनके एनपीए बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अभी करेक्शन में चली गई हैं। जैसे जैसे एनपीए कम हो जाएंगे वैसे वैसे जो इंडस्ट्री है वापस बूम करेगी। इस समय पर रेट कट हो रहे हैं, मतलब लोन और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इन कंपनीज को जो महंगे इन्होंने लोन बांटे हुए हैं, अब जो बोरोइंग कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट सस्ते हो रहे हैं। तो चांसेस हाई हैं कि ये कंपनी आगे भी सस्ते प्राइस पर लोन देंगे और लोग लोन लेकर के घर खरीदेंगे। टिकट साइज छोटा है, तो ऐसा नहीं है जैसे पीएनबी का भी 2,000 करोड़ के आसपास का घपला दिखा, जहां पे उन्होंने श्री को दे दिया कि भाई आप ले जाओ पैसा, घपला कर दो। गवर्नमेंट कंपनी थी वो। लेकिन ये कंपनी, इन कंपनी का हाउसिंग लोन है। पहली चीज नॉर्मल लोगों को देते हैं, हम जैसों को, हम जैसे भाई कहाँ ही किसी का पैसा घपला करेंगे। हमारा तो काम होता है कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, घर नहीं जाना चाहिए हमारा। तो 10 लाख 12 लाख का टिकट साइज होता है। ये जो छोटी कंपनी है जो टीयर 2 टीयर 3 को टारगेट करती है, तो 2-4 लोग मर भी जाएं, मतलब उनका पैसा मर भी जाए, भगवान न करे किसी के साथ हो, बट किसी का पैसा मर भी जाए, तो इन पर इतना मेजर दिक्कत नहीं आती। लेकिन एनपीए बढ़ रही है, तो जैसे जैसे एनपीए सही होंगी कंपनी वापस से ग्रो करना शुरू कर सकती है। क्या कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है? नहीं। ये जो मैंने रिसर्च करी है वो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हम इंडियन हाउसिंग सेक्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके देख लेना। 30 पेज का बनाया भाई, बहुत मेहनत करी है। मेहनत पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मार्केट साइज 2030 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है 845 बिलियन का। ऊपर ऑलरेडी करंट जो वैल्यूएशन है वो है 5032 बिलियन के आसपास की। तो ये ग्रोथ 10.8% की सीएजीआर से है। एक्सपेक्टेशन 7.3 के आसपास है 2030 के आसपास। मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो कंपनी जो लीड कर रही है इस इंडस्ट्री में वो ग्रो करेगी। करंटली जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करती है ये इंडस्ट्री, वो करती है 7.3% के आसपास का। प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन है 15.3 का। समझो 2047 में, तो हम बात कर रहे हैं 10 साल 15 साल अगर हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 15% तक हमारी जीडीपी का हिस्सा दे सकता, कहां से आ सकता है? टीयर 2 टीयर 3 हाउसिंग फाइनेंस है ना। अभी यहां पे बहुत सारा चीजें नहीं बनी है, बहुत सारी चीजें नहीं बनी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये 24 घंटे नहीं आती। अभी माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सभी नहीं पहुंचे यहां तक, घर ही नहीं पहुंचे यहां तक। तो प्रोजेक्शन इसलिए काफी बड़ा है क्योंकि अभी हम इमर्जिंग नेशन है। अभी टीयर 2 टीयर 3 में काफी काम होना बाकी है। अगर हम मार्केट की बात करें हिस्टोरिकली, तो 2020 में जो इसका मार्केट शेयर था वो था 35,000 का। 2021 में 38 के आसपास रहा। 2022 के अंदर 42,000 करोड़ के आसपास स्टेबलाइज हो गई इस समय पे। फिर कोविड में एक बूम आया 48,000, मतलब 16% से ग्रो करी थी। 2024 में 56 के आसपास ग्रो करी थी, मतलब 16% लास्ट ईयर से। 2025 में 64,200 करोड़ के आसपास ग्रो करी थी 14% से। मतलब अब जो है वो प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। 2026 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है 72,000 करोड़ का, मतलब 12% यहां से ग्रो होगी। और जो मेजर एक्सपेंशन होगा टीयर 2 और टीयर 3 में, मतलब टीयर 1 में ऑलरेडी पूरा एक्सपेंशन हो चुका है। तो अगर हम बात करें अगले 3 साल 5 साल 10 साल की, तो मुझे लगता है अगले 3 साल के अंदर गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी है और जब तक ट्रंप लगेगा मुझे लगता है सर्टेनिटी आएगी नहीं। तो 3 साल तक मुझे लगता है, पर्सनल मेरा मानना यह है कि गोल्ड हो सकता है अच्छा करता हुआ दिखे, ऊपर जाता हुआ दिखे। क्योंकि अभी जो स्टीन फाइल आई, गोल्ड जो ट्रंप था उसने उससे दिमाग भटकाने के लिए वेनेजुएला पे हमला कर दिया, फ्री में सस्ता तेल दे दिया यूएस के लोगों को, लोग वहां पर खुश हो गए। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता ट्रंप ने पास्ट में, हिस्ट्री में, अपनी जिंदगी में क्या किया है। ठीक है, तो आज की डेट में ये चीज होगी तो गोल्ड के प्राइसेस भागते हुए दिखेंगे। क्या इंडिया को इससे फायदा नहीं है? इंडिया को भी बहुत फायदा है। हम सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करते हैं? हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तेल खरीदने में। तेल सस्ता होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जो रुपया है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। दूसरा रहा डिफेंस। दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है, हो सकता है डिफेंस में हमारी सरकार पैसा बढ़ाती दिखे। तीसरा है हाउसिंग फाइनेंस। लोगों के पास आज भी घर नहीं है। घर सबसे प्यारी चीज है दुनिया में, पैसा कमाते ही माँ बाप कहते हैं कुछ खरीदना है तो क्या खरीदना है? वो घर खरीदना है। और
इंडिया में घर को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी ज्यादा ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के थ्रू। सो ये मेरी एनालिसिस थी जो मैंने 7 दिन लगा करके करी थी। अगर आपको ये चीज पसंद आई विथ डेटा विथ नंबर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। पूरा सोर्स बैक है, कोई भी इन्फ्लेटेड नंबर नहीं, मैंने अपनी साइड से कोई नंबर ऐड और डिलीट नहीं करे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।